तो बच्चों आज के सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है और मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट का एक जनरल फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। वो क्या होता है कि I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, is integral of moment of inertia of elementary part of the object। उस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसे इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहां पे इस डिस्क का एलिमेंट्री पार्ट क्या है। वैसे एलिमेंट्री पार्ट होता क्या है? एलिमेंट्री पार्ट वो पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का जिसको बार बार रिपीट करके आप वो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि अगर मैं बहुत छोटे छोटे एक थिक सर्कल, एक थिक रिंग लेकर बार बार रिंग के ऊपर रिंग ऐसे बनाता रहूं तो क्या होगा? अल्टीमेटली मेरे पास एक डिस्क बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा डिस्क रेडी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डिस्क का एलिमेंट्री पार्ट एक रिंग होता है जिसका मास हम लोग स्मॉल मास ले लेते हैं, दैट इज dm, और उसका रेडियस वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको r रेडियस का एक डिस्क बनाना है तो यू हैव टू टेक अ रिंग जिसका रेडियस वेरिएबल हो। मतलब सबसे छोटा रिंग वो होना चाहिए जिसका रेडियस ऑलमोस्ट 0 हो। उसके बाद उससे बड़ा सर्कल बनाओ, फिर उससे बड़ा सर्कल बनाओ, इस तरह से रिंग 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 रिंग, और इस तरह से बहुत सारे रिंग के साथ साथ रिंग बनाते जाओगे तो क्या तैयार हो जाएगा? एक डिस्क तैयार हो जाएगा। तो इससे हमें यह पता लग गया कि किसी भी डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्ट है वो क्या होता है? वो होता है एक वेरिएबल साइज का रिंग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक x रेडियस का एक रिंग है जिसकी विड्थ क्या है? जिसकी विड्थ है, थोड़ी विड्थ भी होनी चाहिए, नहीं तो ये डायमेंशन नहीं लेगा, रेडियल डायमेंशन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्ट जो रिंग के शेप का है और जिसकी थिकनेस क्या है? dx है, और इसका रेडियस क्या है? x है। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास जो रिंग है वो सिर्फ x रेडियस का नहीं है। आपने जो रिंग लिया है वो उसका रेडियस 0 भी हो सकता है, और इसका जो मैक्सिमम रेडियस होगा, जो हमारा जो लास्ट एलिमेंट्री पार्ट होगा, वो कहां होगा? डिस्क के बिल्कुल एज के साथ जाएगा। यानी कि इस x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, एंड x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? r, जो कि डिस्क के रेडियस से मैच करेगा। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि वेरिएबल साइज रिंग को लेकर हम लोग क्या बना सकते हैं? डिस्क बना सकते हैं। ओके, अब मैं इस एलिमेंट्री पार्ट को बाहर निकाल लेता हूं जिससे हमें थोड़े इसके कैलकुलेशन और इसे विजुलाइज करने में आसानी हो। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक एलिमेंट्री पार्ट है, एक रिंग है। ठीक है, तो रिंग का जो विड्थ है वो क्या है? dx है, और इसका रेडियस x है। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए यू नीड मास। ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए। तो अब ये एलिमेंट्री पार्ट है तो इसका मास भी होगा। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी एलिमेंट्री पार्ट लोगे और अगर उसका मास आपको लिखना है तो उसे dm लिखना है। ठीक है, स्मॉल मास। तो इसका मास क्या होगा? तो इसका मास होगा dm। तो मास इनसाइड या मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट इज ऑलवेज टेकन एज dm।
अब अगर मैं इसे यहां से कट करके, है ना, यहां से कट करके और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो क्या होगा, ये एक हमें रेक्टेंगल शेप में दिखेगा। ठीक है, यहां से कट करो और इसे सिर्फ फैला दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिप बन जाएगा जो कि रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है dx, और इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, इसकी लेंथ होगी इसके पैरामीटर के इक्वल। तो इसका पैरामीटर मतलब 2 पाई x, ये जो इसका पूरा जो लेंथ है वो क्या होगा 2 पाई x। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई x, है ना। जब इसको कट करके इसे खोलेंगे तो ये पूरी की पूरी लेंथ यूं आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया 2 पाई x। अच्छा, अब इसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका मास क्या होगा, मास होगा वो होगा तो इसके लिए हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड बड़े आराम से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूरे डिस्क का मास हमने जो माना है वो m है। ठीक है, तो इसके लिए इसका एरिया क्या है, कितने एरिया में कितना मास है, तो अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसका मास क्या है, m है। अगर एरिया 1 यूनिट हो जाए तो इसका मास क्या हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यूनिट एरिया में इतना मास है, लेकिन हमारे पास एरिया क्या है, जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है उसका एरिया क्या है, तो उसका एरिया है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा लेट्स से DA, स्मॉल एरिया DA। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल के शेप में है तो इसका एरिया क्या लिखोगे, लेंथ दैट इज 2 पाई x इंटू विड्थ दैट इज dx। ठीक है, तो ये इसका एरिया होगा। ठीक है, तो हमें इस एरिया में कितना मास है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यूनिट एरिया में इतना मास, तो DA एरिया में क्या होगा बच्चों, कितना मास होगा, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू DA। ठीक है, तो इस तरह से अब DA की वैल्यू यहां रख देंगे तो विल गेट अच्छा, इसके मास को क्या बोलोगे, एलिमेंट्री एरिया में या एलिमेंट्री पार्ट के मास को कैसे डिनोट करते हैं, DM से डिनोट करते हैं। तो इसके मास को हम लोग क्या लिखेंगे, इसके मास को लिखेंगे DM। ठीक है, तो DM इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू DA, एंड DA क्या है हमारा 2 पाई x dx। तो 2 पाई x dx, पाई से पाई कैंसिल कर दो तो क्या हो गया 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। अब ये एलिमेंट्री पार्ट में जो चाहिए हमें मिल गया। हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री पार्ट का शेप क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट्री पार्ट का मास क्या है। तो एलिमेंट्री पार्ट का मास हमें पता लग गया, और शेप क्या है, एक रिंग है वो, है ना। तो रिंग शेप में हमारा एलिमेंट्री पार्ट है और इसका मास ये है। अब हमने पहले एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन निकाल रखा है। हमें पता है कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जैसे कि अगर आपको पूरे डिस्क का लिखना है, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। अब यहाँ पे डिस्क के लिए अगर मैं डिस्क की बात करूं तो इस डिस्क के लिए जो एलिमेंट्री पार्ट निकल कर आया है वो क्या है, एक रिंग। ठीक है, और जिसका मास क्या है, dm। तो याद करो बच्चों, हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था, वो क्या लिखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। उसका पैटर्न क्या होता है, उसका पैटर्न होता है मास टाइम्स रेडियस स्क्वायर, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर द प्लेन है। अब यहां पे जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है, यहां पे जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है, यहां पे जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है वो क्या है, वो भी एक रिंग है। ठीक है, तो
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा मास दैट इज dm इनटू इट्स रेडियस, और इसका रेडियस हमने क्या लिया है? x। इस एलिमेंट्री पार्ट का रेडियस लिया है x, तो dm x²। अब जो एलिमेंट्री पार्ट का रेडियस है उसकी वेरिएशन क्या है? उसकी मिनिमम वैल्यू क्या ली थी हमने? उसकी मिनिमम वैल्यू ली थी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ली थी r। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, x यहां पे वेरिएबल है तो x की मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू r लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क इज dm। अब dm को कैसे रिप्लेस कर देंगे? 2m x dx अपॉन r²। तो ये हो गया हमारा क्या? dm। ठीक है, एंड इनटू x²। x की लिमिट क्या है? 0 टू r। ठीक है, अब देखिए यहां पे जितने भी कांस्टेंट आपको यहां पे दिख रहे हैं उनको आप बाहर निकाल लो, जैसे कि 2 कैपिटल M एंड r²। तो मैंने 2m अपॉन कैपिटल R² बाहर निकाल लिया। ठीक है, और हमेशा dx को लास्ट में लिखा करो। ठीक है, तो 2m अपॉन r² इंटीग्रल x² इंटू x की पावर 3 इंटू dx। ठीक है, ये हो गया, और x की लिमिट क्या है? 0 टू r। अब लिमिट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमें जो रिंग लिया है वो वेरिएबल साइज का लिया है, 0 से लेकर r तक। अब देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रल बहुत ही आसान है ना। इसमें क्या करते हैं कि x की पावर अगर 3 है और इसे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? एक पावर इंक्रीज हो जाएगा और जो पावर आएगा उससे हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 टू r। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 2m डिवाइडेड बाई 4r² x रेज टू पावर 4 0 टू r। ठीक है, अब हम लोग इससे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ से ये भी कट कर दो, 2 आ गया m अपॉन 2r² इंटू r की पावर, x की जगह आपने r रखना है, तो r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों? m अपॉन 2r² इंटू r की पावर 4। ठीक है, तो r² r4 यहाँ पे पावर 2 रह जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? mr² बाई 2। तो हाफ टाइम्स mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया of circular disk about axis passing through center of mass and perpendicular to the plane। ठीक है, तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क डिराइव करते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिजल्ट याद भी रखना होता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। इनफैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास से पास कराया है तो। ठीक है, तो यहां भी डिस्क का सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब होता है जब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता है। अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और रखा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है, घटेगा नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज मिनिमम if axis of rotation is passing through its center of mass। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों, वो क्या आ गया? तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज mr² इंटू हाफ। ठीक है, ओके, और इसको थोड़ा सा और इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं, एक चेंज लाते हैं, और फिर मैं उसका भी एक फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए, अगर डिस्क आपका इस तरह से हो, मतलब डिस्क को हमने एक सर्टेन एंगल पे रख दिया, ठीक है, जो कि इसका सपोज करें कोई डायमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ अल्फा एंगल बना रहा हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एक छोटा सा चेंज आएगा इसमें। उसमें क्या होगा कि आपने वही लिखना है हाफ टाइम्स
m, बस r की जगह आपको क्या लिखना है, ये इफेक्टिव रेडियस, अगर ये r है, ये अल्फा है, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, r साइन अल्फा। तो बस आपको r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है। तो अगर डिस्क बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन 90 डिग्री पे जा रहा है, तो सिंपली हाफ टाइम्स एम आर स्क्वायर। अगर उसमें थोड़ा टिल्ट हुआ है, अगर उसमें एक एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, तो आप उसको साइन स्क्वायर अल्फा फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट इंक्लाइंड डिस्क। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, मैं डिस्क के अंदर एक और वेरिएशन आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें डिस्क है हमारे पास, मास m एंड रेडियस r का, लेकिन इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, यहां से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, वो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहीं दूर है, बट इसमें जो प्रीवियस एक्सिस ऑफ रोटेशन था उसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट मैं इसको रोटेट करा रहा हूं। ठीक है, तो अगर इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डिस्क का, तो आपको क्या करना है, देखिए, तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, और फिर मतलब 2 स्टेप में आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे। तो स्टेप 1 क्या है, तो इस स्टेप में क्या करना है, इमेजिन करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तब होगा हाफ टाइम्स एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपने हाफ एम आर स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या इमेजिन करना है, स्टेप 2 में इमेजिन करना है कि द होल डिस्क इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा का पूरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और ये बन जाएगा एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये पूरा का पूरा डिस्क एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन गया जिसका मास m है। अब यहां से इसका डिस्टेंस, सपोज करिए ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है d। ठीक है, तो पैरेलल लाइन हो गई है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है और ये जो न्यू है जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दोनों के बीच में दोनों पहले तो दोनों पैरेलल हैं, और दूसरी बात कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो अब हमने पूरे डिस्क को एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान लेना है। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये किसी भी ऑब्जेक्ट में वैलिड है। ठीक है, तो हमने इसको पूरा का पूरा मास जो है यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और ये है इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो अब आपको ये बात हमने आपको पहले से बताया है कि किसी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिंपल मास टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे मास, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m, तो इसे लिखना है m एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो md स्क्वायर। तो हमने इसको 2 स्टेप्स में, मतलब एक तो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास करने, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो लिखना है। फिर सेकेंडली क्या मान लेना कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और फिर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मेजर करना है, अगर गिवन है तो वो लेना है, और उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैटर्न पे लिख देना है, तो मास टाइम्स d स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि इस स्टेप में जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अबाउट सेंटर ऑफ मास, और इसमें इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हुए जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है दोनों को ऐड कर दो। तो अब जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है हमारा न्यू एक्सिस के अबाउट, यू कैन से, ठीक है, वो क्या होगा, दोनों का सम। तो आई कॉम प्लस आई एस एज्यूमिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया बच्चों, हाफ टाइम्स एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू विच इज
पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके पैरेलल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको पता हो कि एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ऑब्जेक्ट का, और फिर आपने जो न्यू एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालना है वो पिछले वाले के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और डी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो उस केस में आप जो फॉर्मूला लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो हो जाएगा हाफ mr² md²। बट अगर मैं इसको इन जनरल बोलूं तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस विच इज पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आई कॉम प्लस md²। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, उससे डी डिस्टेंस से पास कर रहा है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, इसकी वैलिडिटी को वैलिडेट करके दिखाता हूं। देखिए, आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था, क्या होता है mL²/12। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एक एंड से पास करे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन आपको याद है, क्या लिखा था हमने, mL²/3। अब देखिए यहां पे मैं अगर ये फॉर्मूला यूज करूं तो ये रिजल्ट आप mL²/3 आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमें ये हमारे लिए न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, हमें पता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कॉम है, दैट इज mL²/12 है। तो अब मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो मेक श्योर कि जो न्यू एक्सिस है वो जो ओरिजिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके पैरेलल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और इससे कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे जो d है, यहाँ जो मैंने d लिया है ये यहाँ पे क्या है, d इज इक्वल टू L/2। क्यों, क्योंकि सेंटर और एज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, अगर टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ अगर L है तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और इसके अबाउट लेट्स से B और ये क्या है A। तो I अबाउट B इज इक्वल टू आई कॉम, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस है, तो I अबाउट A प्लस टोटल मास मान लीजिए m है, m टाइम्स इनके बीच का डिस्टेंस वो क्या है L/2, तो d की जगह लिखूंगा L/2²। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, A क्या था, ये हमारा A के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mL²/12, तो mL²/12 प्लस mL²/4। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये हो गया mL², 4 × 3 12, तो 3 टाइम्स mL²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, mL² प्लस 3mL², दैट इज 4 mL²/12, जो कि क्या 4 3 12, तो mL²/3। तो इस तरह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, किसके अबाउट, इस न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, तो ये हमारा जो फंडा है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो काम कर रहा है और इसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसे मैं आपको अलग से डिराइव करके बताऊंगा कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक थ्योरम डिराइव करेंगे जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहली बात तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये पहली बात तो ये वैलिड कहाँ पे है, ये वैलिड सिर्फ उन्हीं रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है जो 2 डायमेंशनल है, मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिर्फ उसी में लगाना है, आपको 3D ऑब्जेक्ट में इसे नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए ये हमारा एक
फ्लैट ऑब्जेक्ट है ना, ये एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है और इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये है, ठीक है। तो अगर इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से ये इसके अबाउट, ये z एक्सिस है सपोज करो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलेंगे iz, और मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, तो इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो लिखेंगे इसे ix, और ये है हमारा मान लीजिए y एक्सिस, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे लिखेंगे iy। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो और तीनों के तीनों सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहे हो, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से, तो इसका जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम iz, ठीक है, iz हमेशा वो लेना है बच्चों जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। हमेशा याद रखना iz इज ऑलवेज अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहां पे आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो ix एंड iy जो कि अलोंग द प्लेन है। तो ये दो एक्सिस हमारे प्लेन में है और ये वाला जो एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ठीक है। वेर ix और iy ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं ये दोनों एक ऐसे एक्सिस के अबाउट है जो प्लेन के ऊपर है, प्लेन के अलोंग है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम है, ठीक है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए यहाँ से जो x एक्सिस से डिस्टेंस है y के लॉन्ग, ये है हमारा y, और y एक्सिस से x के लॉन्ग ये है हमारा क्या है x, ठीक है। तो इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जिसका मास dm ले लेते हैं हम लोग, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x, y, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इस एक्सिस के अबाउट किसी एक एलिमेंट्री पार्ट, लेट्स से एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट EP, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे होता क्या है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट है उसका मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, है ना, इस एक्सिस से ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जो कि अगर मैं इसको OABC अगर इसको रेक्टेंगल बना लूँ तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस, इस एलिमेंट्री पार्ट का, वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हम लिखेंगे, लेट्स से फिलहाल तो मैं इसको r² लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस r² को लिखा जा सकता है x² प्लस y², ये y और ये भी y, तो x² प्लस y², क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा dm और r² की जगह लिख दूंगा x² प्लस y², ठीक है। और इसे अलग अलग लिख लेते हैं, dm x² प्लस dm y²। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इन दिस केस अबाउट z एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब अगर इसका सम करें तो यहां पे ये कैसा लग रहा है, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, मतलब हम अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो हमें लिखना होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट अबाउट विच एक्सिस, y एक्सिस। तो ये हो गया हमारा आई वाई। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूँ और इंटीग्रेशन के बाद ये क्या बन के आ रहा है, ये आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो dm है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस से है, x एक्सिस से। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंटीग्रेट होकर आएगा वो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। सो वी कैन से iz इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है ये दोनों के दोनों एक्सिस किस में होने चाहिए, इन प्लेन। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, थ्योरम प्रूव होता है जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ओके। तो इसका यूज देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, अगर सेंटर से पास करें और परपेंडिकुलर टू प्लेन हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, mr स्क्वायर। ठीक है, mr स्क्वायर। अगर मुझे इसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ठीक है, तो एक इसको x एक्सिस मान लेते हैं और इसे y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं इसे रोटेट कराऊंगा इधर दिस एक्सिस के अबाउट और दिस एक्सिस के अबाउट, तो दोनों ही केस में क्या है, दोनों के दोनों क्या है, डायमीटर है। तो दोनों के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इस रिंग में, जो कि सारा मास यहां पे है, तो अगर मैं इसके अलॉन्ग रोटेट कराऊं तब भी हमें वैसे ही अपेयर होगा और इसके अबाउट रोटेट कराऊं तब भी वैसे ही अपेयर होगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप इस एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो आपको ये पूरा रिंग दिखेगा। ठीक है, और ये वाई एक्सिस आपको सपोज ऐसा दिख रहा है और एक्स एक्सिस ऐसा दिख रहा है। तो जब आप इसके अबाउट रोटेट करो या फिर इसके अबाउट रोटेट करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये नोटिस किया कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक्सिस के अबाउट एग्जैक्टली सेम है। तो अब अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखूं तो क्या लिखूंगा, आई जेड मतलब वो एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज इन द प्लेन। तो आई एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ से आई एक्स इक्वल टू आई वाई हमने कंक्लूड कर लिया है। तो मैं आई वाई को क्या लिख सकता हूँ, आई वाई को यहाँ आई एक्स लिख देता हूँ। तो ये हो गया आई एक्स। ठीक है, दिस इज आई जेड, और ये हमने डिराइव कर रखा है, ये होता है एम आर स्क्वायर, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ आई एक्स। तो आई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाई 2। किसकी हेल्प से निकाला हमने, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ओके। तो ये 2D ऑब्जेक्ट था इसलिए मैंने इसमें लगा दिया, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। सिमिलरली वी कैन यूज दिस थ्योरम इन केस ऑफ डिस्क। अगर ये डिस्क है और डिस्क के अब इसके अबाउट ये हमारा आई जेड हो गया, ये हमें पता है ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ये है हमारा आई जेड। अगर किसी डायमीटर को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले, कोई एक एक्सिस के अलॉन्ग एक डायमीटर ले लें इसका, और आई वाई के अलॉन्ग भी, मतलब वाई के अलॉन्ग भी एक डायमीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, आई वाई, और ये होगा आई एक्स। अगेन अगर मैं इसके अबाउट रोटेट होता हुआ देखूं इस तरफ से, तो इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर इस एक्सिस के अबाउट देखें तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। ठीक है, तो अगेन क्योंकि ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है तो वी कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई वाई को आई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई एक्स इक्वल टू आई जेड। और आई जेड की वैल्यू क्या है, वो है एम आर स्क्वेयर बाई 2, और ये है ट्वाइस ऑफ आई एक्स। तो यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एम आर स्क्वेयर बाई 4। तो इस तरह से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाई 4, विच इज हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके बिल्कुल हाफ आ रहा है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और भी कम होगा, यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी डिस्क को उसके डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट कराते हो तो ये आपके लिए आसान होगा, ईजियर होगा उसे डायमीटर के अबाउट रोटेट कराना। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है।